नमस्ते बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ नंबर 5 ग्राम श्री। ग्राम श्री पाठ है वो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। पहले बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। तो शब्दार्थों की बात में तन यानी शरीर, हरित हरा, रुधिर खून, श्यामल हरे और नीले रंग का मिश्रण, यानी हरा और नीला रंग मिला करके हम एक नया रंग बनाते हैं, उसको श्यामल रंग बोलते हैं। नीचे धरती हरी है, ऊपर आकाश नीला है, उसकी आभा में जो चमकने वाली चीज़ें होती है ना बेटा, उसको श्यामल बोलते हैं। नभ आकाश चीर निर्मल बहुत स्वच्छ, नील फलक नीला विस्तार, रोमांचित प्रश्न यानी प्रसन्न, सनई सनई एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी छाल से, जो छाल होती है ना, उससे हम रस्सी बनाते हैं, वो सनई के, जैसे अपन पान वगैरह खाते हैं, पान की जो छबड़ियों में आती है ना, छबड़ियाँ बनी हुई, वो सनई। तेलाक्त तेल वाली कोई भी चीज़, यानी तेल से युक्त तेलाक्त, जिसमें तेल की मात्रा हो। गंध सुगंध, तीसी यानी प्यासी, हरित धरा यानी हरी धरती। बच्चों, बात हम कर लेते हैं पहले कवि परिचय के बारे में। प्रकृति के अनुपम चितेरे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 900 ईस्वी के वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा कॉलेज शिक्षा प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में हुई थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और स्वाध्याय के लिए लग गए थे। अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी से जुड़े रहे। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, जिनको कि काव्य रचना काल की यदि हम बात करें तो 1916 से लगा करके 1977 तक उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं का बोलबाला इस हमारे भारत देश में रखा। अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उनको नवाजा जा चुका है। सन 1977 में आप इस दुनिया को अलविदा कह चुके, यानी आपका देहांत हो गया। मुख्य रूप से बच्चों हम बताएं कि सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख काव्य रचनाएँ थी, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, सोच लें, समझ लें। पहली रचना थी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, ग्राम्य। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, अतिमा, कला, बूढ़ा छान, लोकायतन और चिदम्बरा, ये इनकी प्रमुख ग्रंथियाँ थी। साहित्यिक विशेषताओं की हम बच्चों बात करें तो पंत जी प्रकृति प्रेमी कवि थे। कल्पना के कोमल कवि के रूप में पंत जी का नाम आज भी अमर है। उनका काव्य रोमांटिक और व्यक्ति प्रधान होता था। अपने काव्य के प्रति कोमल, सुंदर और सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है, वैसा अन्य किसी ने नहीं किया है। प्रकृति के बाद उन्होंने काव्य की पूरी रचना का मोड़ है वो नारी सौंदर्य की ओर दिया था। उसके बाद वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए थे, यानी सबसे पहले प्रकृति के सुंदर और कोमल अंगों को अपनी ग्रंथों में रचना दी थी। उसके बाद में नारी सौंदर्य के ऊपर आए और उसके बाद में वापस उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य के साथ नारी सौंदर्य को मिला करके उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद वो प्रगतिवाद में आ गए। उसके बाद उन्होंने शोषकों के प्रति क्रोध और दलितों के प्रति सहानुभूति के भाव व्यक्त किए। अंत में वो आध्यात्म की ओर मुड़ गए। कुल मिलाकर के हर अंग को उन्होंने टच किया है। उसका मानवतावादी, सारी मानवता को एक करना उनका एक मुख्य ध्येय था कि चाहे प्रेम से आए, चाहे प्रकृति के सौंदर्य से आए, चाहे स्त्री के सौंदर्य से आए, सभी मिल कर के एक हो जाए।
भाषा शैली की बात करें तो पंत जी शब्दों के कुशल शिल्पी माने जाते हैं। वे शब्दों को आत्मा तक, गहराई तक पहुंचाना चाहते हैं। वे हिंदी के एक अच्छे कवि होने के साथ साथ संस्कृत के शब्दों की भी उनकी काव्य रचनाओं में अधिकता थी। वे कोमल, मधुर, सूक्ष्म आदि भावों को पकड़ करके और इसे लिखा करते थे। पंत जी ने उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। वे हिंदी के एक गौरवशाली कवि के रूप में माने जाते हैं। बच्चों, ये तो था कवि का परिचय, कवि की लेखनी का परिचय। अब हम बात करेंगे पाठ के सार के बारे में। ग्राम श्री, श्री एक महान उपाधि होती है जिसको हम बड़ा आदरणीय दृष्टि से देखते हैं। ग्राम यानी होता गांव और श्री। आपको मालूम है बच्चों कि भारत गांव का देश है। यदि गांव के लोग, हालांकि माना जाता है नहीं, गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। आज शहरों के तो फैशन परिस्थिति में घुसे हुए होते हैं, लेकिन गांव के लोग अपनी अथक मेहनत और मजबूती के बल पर इस देश को मजबूत बनाने में, इस देश की भूख और प्यास मिटाने में लगे हुए। आज देखो किसान का वेशभूषा देखा, सर्दी, गर्मी, वर्षा के रूप में वो सबको सहन करता हुआ हमारे लिए अन्न पैदा करता है। तो उन किसानों के लिए हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। उनकी हमेशा पक्ष लेकर के हमें किसानों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। ग्राम श्री में गंगा किनारे के खेत की प्राकृतिक सुषमा का मनोहारिक चित्रण किया गया है। खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, सूर्य की किरणें छाई हुई है, तिनकों में हरियाली की चमक है, धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है, सारी धरती रोमांचित सी है। जौ और गेहूं में बालियां आ गई है, अरहर और सन की सुंदर किनकिनियाँ उग गई है, चारों ओर पीली सरसों फूल रही है, हवा में तेल ये गंध आ रही है और तीसी धरती नीले फूल से हरी भरी होकर तीसी धरती में भी नीले नीले फूल उग रहे हैं और उनकी प्यास को बुझा रहे हैं। इतने रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर की फसल अपने आप में इतराती है। अनेक रंगों की वहाँ तितलियाँ उड़ रही है। आम के वृक्षों की डालियों पर सुनहरी मंजीरियाँ आ गई है और थोड़े ही दिनों में आम के फल भी आने वाले हैं। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ गए हैं। कोयल मतवाली होकर के आम के पेड़ों पर कूकती है। कटहल, जामुन, झड़बेरी, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली की फसलें लहला रही है। पीले मीठे अमरूदों का लाल चींटियाँ पड़ गई है। बेर पक कर के मीठे हो गए हैं। वृक्ष की डाली पर आंवले के फल लग गए हैं। पालक, धनिया और सेम की फलियाँ भी उग आई है। मखमल जैसा कोमल टमाटर लाल हो गए हैं। मिर्चें भी ऐसी लटक रही जैसे किसी ने यहाँ थैलियाँ लटकाई है। गंगा की रेत पर सांप के चलने के, उभरने के निशान। तट पर खरबूजों की खेती दिखाई देती है। बगुले मानो अपने पंजों से पंखों में कंघी कर रहे हो। किनारे पर मगरोठी चिड़ियाँ सोई हुई है, मस्ती के साथ, आनंद के साथ वो सोई है, प्रकृति का सच्चा आनंद ले रही है। हरियाली मानो मनोहर सी लग रही है। तरबूजों की खेती का कहना ही क्या है ना। और सर्दी की धूप सुहानी लगती है। रात के अंधेरे में तारे स्वप्नों में खोए हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार ये खुला गांव पन्ने नामक रत्न के डिब्बे का एक सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत करता है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है और यहाँ की कोमल शांति अपनी शोभा से मनुष्य के मन को हर लेती है। तो बच्चों, ये मुख्य रूप से आधा पाठ हुआ आज। अगले भाग में, ये पार्ट फर्स्ट है, अगले भाग में हम आपको आगे का पद्य भाग पढ़ाएंगे और उसके बाद में कुछ सवाल कराएंगे। तो अभी आपको छोटे छोटे 2-3 प्रश्न करने हैं और वो 2-3 प्रश्न
मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लें। कवि को धरा किस प्रकार से रोमांचित करती है। एक प्रश्न ये है, कवि को धरा किस प्रकार रोमांचित करती है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपको करना है, आकाश और धरती के मिलन का दृश्य बताइए। आकाश और धरती जब मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं, और उसका मिलन का दृश्य आपको बताना है। आपको आगे लिखना है, कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। ये 3 प्रश्न बच्चों आज आपको SW में करने हैं, और अगले वीडियो में पार्ट 2 में, यानी इसी ग्रामश्री पाठ का पार्ट 2 में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।